हाँ, शुरू कीजिए। शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं IFPH एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन और कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है। IFPH दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हम सभी 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। आज के हमारे पास वक्ता के रूप में है डॉक्टर निशांत त्रिपाठी। डॉक्टर निशांत त्रिपाठी होम्योपैथिक समुदाय में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं जो कि शैक्षिक उत्कृष्टता और उद्योग विशेषता को मिलाते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जैसे कि संपादकीय बोर्ड के सदस्य होम्योपैथी फॉर ऑल और एडवांसमेंट इन होम्योपैथिक रिसर्च और औद्योगिक पेशेवर विशेषज्ञ वैज्ञानिक समिति आयुष मंत्रालय भारत सरकार में भी डॉक्टर निशांत का सहयोग रहा है। डॉक्टर त्रिपाठी एक विशेषज्ञता होम्योपैथी समुदाय में उन्हें एक सम्मानित व्यक्ति बनाती है। हम आपका स्वागत करते हैं सर, ओवर टू यू। धन्यवाद बहुत बहुत आज हमें आमंत्रित करने के लिए और बहुत लंबे समय के बाद इसमें मुझे ये मौका मिला है आप सबसे मिलने के लिए। और आज का जो टॉपिक है ये डॉक्टर साहनी के साथ बातचीत हुआ था तो हमने अपना टॉपिक यही दिया था कि बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य को देखते हुए कि हर कोई स्वस्थ रहे, उसके लिए बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमेशा प्रॉपर रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज जो नेचुरल है वो प्रॉपर रहे और आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों में डिफरेंस जितना भी कर सकें वो अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा बेटर है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो है वो आपको शो कर देता हूं, मैं शेयर करता हूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, शायद विजिबल होगा आप सभी को। अगर विजिबल ना हो तो आप बताएंगे प्लीज। विजिबल है सर। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे तनाव से प्रतिरोधक क्षमता पे कैसे प्रभाव पड़ता है और होम्योपैथिक दवाइयां इसमें कैसे उपयोगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और इम्यून सिस्टम को एनहेंस करना बहुत ही जरूरी है अपने स्वास्थ्य को हमेशा प्रॉपर रखने के लिए। फियर या स्ट्रेस, डर। निशांत जी, आप म्यूटेड हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। इम्यून सिस्टम को कैसे इफेक्ट। अच्छा, आवाज नहीं आ रही ठीक है, अब आ रही थी? है। ओहो, आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। हाँ, अब मैं कर अब शुरू कीजिए जी। नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे तनाव से प्रतिरोधक क्षमता पे कैसे प्रभाव पड़ता है और होम्योपैथिक दवाइयां इसमें कैसे उपयोगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और इम्यून सिस्टम को एनहेंस करना बहुत ही जरूरी है अपने स्वास्थ्य को हमेशा प्रॉपर रखने के लिए। फियर या स्ट्रेस, डर या तनाव हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी हमारे शरीर को संतुलित रखता है और उन सब से बचाता है जो कि हमें प्रभावित कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी बाहरी तत्व। ये इम्यूनिटी एक ऐसा संतुलन देता है कि क्या हमें एक्सेप्ट करना है, शरीर को क्या
रिजेक्ट करना है। मान्यतया हम कोई भी ऐसा कोशिश अपनी तरफ से नहीं करते हैं सांस लेने के लिए, पाचन शक्ति के लिए या अपने हृदय गति के लिए। ये सारी क्रियाएं अपने आप ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा संचालित की जाती है। यही संतुलित क्रियाएं हैं जो शरीर अपने आप करता है और इसी को इम्यून सिस्टम जानते हैं। डर या तनाव इस इम्यून सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि तनाव है क्या। तनाव जो है ये शरीर का ऑटोमेटिक प्रतिरोधक प्रक्रिया है जो कि बचाव करती है किसी भी तरीके के डर या खतरे का हो। दो तरह की परिस्थितियां होती हैं जब हम किसी खतरे को या किसी डर को समझते हैं। पहला वास्तविक डर या खतरा, या फिर दूसरा आभासी खतरा या डर। वास्तविक डर या खतरे का मतलब ये है कि जब सचमुच हमारे जान को खतरा हो, जैसे कि कोई जंगली जानवर हमारे पीछे पड़ गया। इस परिस्थिति में उस वास्तविक खतरे से निपटने के लिए हमारे शरीर में फाइट और फ्लाइट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि अच्छा है। ऐसे खतरे से निपटने के लिए शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, या तो उससे निपटने के लिए या उससे भाग खड़े होने के लिए। इसी तरीके से शरीर में यह प्रक्रिया उत्पन्न होती है। शरीर को रियल डेंजर से बचाने के लिए और बहुत ही भयावह परिस्थिति से निपटने के लिए शरीर को ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करना पड़ता है, जिसके लिए शरीर फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करती है। इस प्रक्रिया में हार्मोन्स का स्राव होता है जो कि इम्यून सिस्टम को दबा देता है। इस तरह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है जो शरीर की सहायता करता है खतरे से जल्दी निपटने के लिए। हृदय गति को बढ़ा करके और ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई ब्रेन तक पहुंचा करके, और लीवर को स्टिमुलेट करता है ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज देने के लिए मसल्स तक। जब डर का या तनाव खत्म हो जाता है तो शरीर को वास्तविक होने में करीब 20 मिनट से लेके 60 मिनट तक का समय लगता है। फाइट या फ्लाइट मैकेनिज्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी रोल प्ले करता है जब हम किसी खतरे को या डर को अपनी लाइफ में फेस करते हैं, जो कि हमारे शरीर को तुरंत प्रक्रिया करने के लिए तैयार करता है। हम किसी भी दबाव में काम करने को तैयार रहते हैं, जैसे परीक्षा के समय बेहतर रिजल्ट पाने के लिए या फिर अपने कार्य क्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया काम करने के लिए। अब आते हैं आभासी खतरे की तरफ, जिसमें हमारा स्नायु तंत्र मीन नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है ये डिस्टिंग्विश करने में कि क्या फिजिकल स्ट्रेस है और क्या इमोशनल स्ट्रेस है। अगर हम मानसिक तौर पे बहुत परेशान हैं और किसी मित्र के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं या किसी भी तरीके का हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, फिर उस समय हमारा शरीर की प्रतिक्रिया होती है कि जैसे ट्रू लाइफ या डेथ सिचुएशन आ गई हो और आकस्मिक तौर पे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। अगर हम बार बार किसी तनाव से ग्रस्त रहते हैं जहां पे ट्रू डेथ एंड लाइफ सिनेरियो नहीं है, उस परिस्थिति में भी इमरजेंसी सिस्टम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। तो ऐसे में जो ऊर्जा हमारे शरीर के
रेगुलर मोशन में काम आता है, ग्रोथ में काम आता है, वो वहां ना होकर के रीडायरेक्ट हो जाता है शरीर को बचाने के लिए फाइट एंड फ्लाइट के साथ। और इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम दबाव में आ जाता है, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है और जल्दी से जल्दी बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर बहुत ज्यादा तनाव है तो शरीर से कंट्रोल कम होने लगता है। अगर हम बहुत ज्यादा तनाव या नहीं झेल पाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कंप्लीटली सप्रेस हो जाता है। और ऐसे में जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो किसी भी इन्फेक्शन से हम बहुत जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। इससे बाहर कैसे निकलना है? बाहर निकलने के कई तरीके हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है शरीर के लिए एक्सरसाइज करें। दूसरा, होम्योपैथिक मेडिसिन के लें और नेचुरल मेडिसिन लें। रोजमर्रा के जिंदगी में किसी भी चीज से हारना स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने विचारों के हिसाब से चलें और कंट्रोल में रखें। और जब कभी भी आपको लगे, एक होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह लें ऐसे तनाव या डर से बाहर निकलने के लिए। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था जो कि इसको एक इलाबोरेट करने के लिए बनाया गया था विद ऑल द कंटेंट्स कि तनाव से कैसे हर एक चीज की उत्पत्ति होती है। क्योंकि अगर किसी भी रोग को देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कॉर्टिसोल रिलीज होता है जब भी, तो बॉडी का ट्रैफिक बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और इतना हार्ट बीट भी बढ़ जाता है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट के भी चांसेस होते हैं। मैं शुरू करूंगा अपने दूसरे प्रेजेंटेशन से, जिससे कि आपको एक एक चीज और डिटेल में बता पाऊं। ये तो अपना हिंदी का है, बट इसमें टेक्स्ट सारे इंग्लिश के हैं कि स्ट्रेस या फियर, तनाव हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। क्योंकि बैलेंस, जो हमने बताया कि बॉडी को बैलेंस स्टेट में रखने के लिए जरूरी है कि हम इमोशनली और फिजिकली हर तरीके से फिट रहें। और जितना भी हम इसमें डिस्टिंग्विश कर सकें कि जो भी फियर है या तनाव, तनाव क्यों होता है। अगर कहीं भी हमारी कैपेबिलिटी या अनएक्सपेक्टेड कोई चीज आती है, उसकी वजह से तनाव होना लाजमी है। या कई बार कोई स्टूडेंट्स में एग्जाम की वजह से या रियल लाइफ में कोई ऐसे चैलेंज आ जाए जिसकी वजह से हमारी सोच बहुत बढ़ जाती है, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वहां से हमें स्ट्रेस या तनाव की उत्पत्ति होती है। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यूनिटी बॉडी के बैलेंस स्टेट को बोलते हैं। एक डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रॉपर है जो बॉडी में WBC और बाकी जो नॉर्मल डिफेंसिव मैकेनिज्म बायोलॉजिकली, जो अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन से अपने आप को बचा के रखता है। और ये वो तय करता है कि क्या हमारे लिए, क्या हमारा है, बेटर है, और क्या हमारे लिए बेटर नहीं है, जो फॉरेन चीजें हैं। जैसे हमने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि कुछ सारी ऐसी चीजें हमारी बॉडी में जिसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेना होता है और वो ऑटोमेटिक होती रहती है। मीन ऑटो बॉडी के मैकेनिज्म है जो कि होता रहता है। जैसे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, हमारा पाचन तंत्र, हार्ट बीट, हम चाहे सो रहे हो, जग रहे हो या कहीं भी हो, हार्ट बीट, ये सब चीजें हमेशा चलती रहती हैं जो कि ऑटोमेटिक रहती हैं।
तो ये बॉडी का एक बैलेंस स्टेट है। नर्वस सिस्टम हमारा हमेशा एक्टिव रहता है। और तनाव कैसे शुरू होता है? जब भी कोई चीज ऐसी होती है जो अनवांटेड होती है, कहीं से कोई थ्रेट मिला या कोई भी चैलेंज आया जो कि हमारे लिए अनवांटेड है, या कई बार वांटेड भी होता है लेकिन हमारी कैपेबिलिटी से या कैपेसिटी से बियॉन्ड महसूस होता है, तो वहां भी हमें तनाव होता है। जो नॉर्मल बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जब भी तनाव होता है तो वो सप्रेस होने लगता है। और तनाव के भी दो रूप, एक तो वास्तविक रियल डेंजर और एक इमेजिन डेंजर। अभी हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो न्यूरॉन्स हमारे सेंस करते हैं रियल डेंजर और इमेजिन डेंजर। पहले रियल डेंजर। तो वास्तविक मीन रियल डेंजर वो है जहां पे एकदम लाइफ एंड डेथ का सिनेरियो होता है, कि ऐसी सिचुएशन जहां पे हमें ये महसूस होता है कि करो या मरो वाली पोजीशन जब हो जाती है, तो उस समय अगर हमें नींद आ रही हो या किसी भी स्टेट में आराम से बैठे हो, बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है और हम एकदम से एक्टिव हो जाते हैं फाइट करने के लिए, या अगर फाइट नहीं कर पाए तो वहां से भाग खड़े होने के लिए, उस सिचुएशन से दूर होने के लिए। अगर हम बैठे हैं एकदम से पता चला कोई जानवर आ गया ऐसा जिससे हमें खतरा हो सकता है, तो या तो हम उससे लड़ाई करने लग जाएंगे, फाइट करेंगे और हमें लगता है कि हम ओवरकम हो लेंगे, या फिर वहां से एस्केप हो लेंगे। इन दोनों पोजीशन में सबसे पहले तो एड्रेनलिन ये काम करता है कि हमें एक्टिव करता है, और कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है जिससे कि बॉडी का पूरा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, ग्लूकोज लीवर से ग्लूकोज मसल्स को और स्ट्रांग पहुंचने लगता है, जिससे मसल्स थोड़ी स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स को ज्यादा पावर चाहिए होता है, तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, मसल्स स्ट्रांग होती हैं। और एड्रेनलिन हमें गवर्न करना है ताकि अगर हम दौड़ लगा रहे हो तो बहुत फास्ट दौड़ते हैं, और हमें वो याद रहता है कभी इन फ्यूचर लाइफ में कि हाँ हमने इतनी तेज दौड़ लगाई थी। मीन बॉडी एकदम से इतना एक्टिव फॉर्म में हो जाता है कि जब वो खत्म होता है, जब भी वो सिचुएशन स्टॉप होती है, तो उसके बाद हमें एक टाइम लगता है बॉडी को नॉर्मलाइज करने में। एटलीस्ट जब भी हम कभी सपोज करें कोई भी काम हो, उसके लिए अगर हमने दौड़ लगा दी 10 मिनट की, तो उसके बाद हमें वेट करना पड़ता है बॉडी को नॉर्मलाइज होने में। बट ये जो ड्यूरेशन रहा जिस समय एक ये फियर की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, डेंजर की वजह से हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना पड़ा, उस समय जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है, और फिर वो नॉर्मल आने में ही एक सर्टेन टाइम लगता है, 10 मिनट 20 मिनट या एक एक घंटे तक। कई बार ऐसा होता है कि हमें नींद गायब हो जाती है, लेकिन जब हम रिलीज होते हैं, इस डेंजर से बाहर निकलते हैं, तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है, हम आराम से सो लेते हैं। फिर जब उठते हैं फिर हमें लगता है कि हाँ थोड़ा फ्रेश हुए। तो ये रियल डेंजर में लाइफ एंड डेथ का सिनेरियो होता है। तो जो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं एड्रेनलिन को, जो कि बॉडी को क्विक रिएक्ट करने के लिए रेडी करता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, और प्रॉपर न्यूरॉन्स जो ब्रेन का मैसेज है उसको कन्वे करने में। तो रियल डेंजर जैसे मैंने बताया कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है जब भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, जिससे हमें उबरने में 20 से 60 मिनट तक का समय लगता है वापस बैलेंस स्टेट में
आने में। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, इससे हर कोई अवगत होगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एड्रेनलिन जो बॉडी को स्ट्रेंथ एकदम से महसूस कराता है कि अब आप एक्टिव एकदम हो जाइए चैलेंज से फाइट करने के लिए या फ्लाइट एस्केप करने के लिए। उस दौरान हमें नींद नहीं आ सकती, नींद को पूरा प्रिवेंट कर देता है। बॉडी पूरी रिएक्टिव रहती है, एकदम एक्शन के लिए हमेशा रेडी रहती है, क्योंकि ग्लूकोज मसल्स को फास्ट सप्लाई होता है। बट ऐसी सिचुएशन में कुछ दिक्कतें आती हैं, जो कि डाइजेशन एकदम स्टॉप हो जाता है या स्लो हो जाता है। यूरिन प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। तो जब भी हम इस सिचुएशन से बाहर आते हैं तो नॉर्मलाइज होने के लिए कि बॉडी का हर एक मैकेनिज्म, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो, उसके लिए हमें एक समय देना पड़ता है, जिसे हम रेस्ट बोलते हैं, या तो सो करके या बैठ करके, जैसे भी रेस्ट होता है वैसे रेस्ट करके बॉडी को बैलेंस स्टेट में लाने तक का टाइम देना पड़ता है। कई सिचुएशन में फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स गुड भी होता है। क्रिटिकल रोल में जब भी ऐसा होता है तो एक चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। जब बच्चों का एग्जाम होता है तो एग्जाम के पहले जो परफॉर्म करने का प्रेशर फील करते हैं, अगर किसी का कोई कंपटीशन है, रिटेन हो, वाइवा हो, स्टूडेंट्स का, या किसी भी सिचुएशन में लाइफ में कोई भी, जब भी ऐसा लगे कि एग्जामिनेशन का टाइम है तो उससे पहले परफॉर्म करने का जो प्रेशर होता है उसको भी इससे जोड़ सकते हैं। और जो आभासी खतरे हैं, इमेजिन डेंजर, जहां पे कि लाइफ और डेथ का सिनेरियो नहीं होता, एक सोचने की बात यह कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये बहुत अच्छा नहीं है इस चीज को अंतर करने में कि क्या फिजिकल थ्रेट है या क्या इमोशनल थ्रेट है। ये इसमें बहुत अच्छा नहीं है नर्वस सिस्टम। जैसे कोई डेडलाइन हो, किसी काम का डेडलाइन हो, तो उस डेडलाइन के आते आते एक पल्स बढ़ जाता है आदमी का, एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर में, कि हाँ ये टाइम आ गया, अब इसको करना है। कभी अनएक्सपेक्टेड कोई बिल आ गया, जैसे किसी के घर के बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया या क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया अनएक्सपेक्टेड, तो एक अलग सा तनाव देता है, जहाँ पे लाइफ एंड डेथ का तो सिनेरियो नहीं है, बट एक ये भी चैलेंज हो जाता है। या किसी आपके बहुत अच्छे फ्रेंड से आपका बहुत आर्गुमेंट हो गया, बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका, जिसके साथ बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन कभी ऐसा आर्गुमेंट हुआ कि मन डिस्टर्ब हो गया और काफी समय तक हम डिस्टर्ब रहे कि ऐसी ऐसी बातें क्यों कर दी उसने, ऐसी बातें क्यों हो गई। इस सिचुएशन में भी अगर वो फ्रेंड है तो उससे हम दूरी बना के रखते हैं थोड़े समय के लिए। बट इन सब सिनेरियो में जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस होता है। अगर हम इसके ऊपर ओवरकम कर लें तो शायद अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे ये स्ट्रेस होता है, कि हमें स्ट्रेस कम से कम हो। और स्ट्रेस आना एक नेचुरल है, क्योंकि जब भी चैलेंजिंग सिचुएशन आएगा हमें तनाव तो आएगा ही आएगा। और जब भी तनाव होगा, हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो उस समय हमारे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत रहेंगे। क्योंकि अगर ये मानिए कि आपका, एग्जांपल मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, कि बहुत अच्छा फ्रेंड है कोई, जिसके साथ हमारा डेली का मिलना है, उठना बैठना है, बट उससे कोई आर्गुमेंट हो गया और हम थोड़े परेशान से हो गए 2-4 दिन,
तो हमें वो आदमी आकर के कन्विंस करने लगेगा जिसको हम बहुत लाइक तो नहीं करते, बट वो हमारे फ्रेंड को भी लाइक नहीं करता। तो अगर वो उसको, हमारे फ्रेंड को लाइक नहीं करता, वो हमें आके कन्विंस करने लगता है, और कुछ समय के लिए हम उससे कन्विंस हो भी जाते हैं। ठीक उसी तरीके से नेचुरली बॉडी का इम्यून सिस्टम भी है कि जब वो वीक होता है इस डेंजर के सिचुएशन में, तो उस समय इन्फेक्शन के चांसेस, अगर कोई फॉरेन बॉडी, फॉरेन बैक्टीरिया है, फॉरेन कोई भी इन्फेक्शियस बॉडी अगर हमें इन्फेक्शन के लिए आती है, तो वहां पे ऑटो इम्यून सिस्टम उसको रोक नहीं पाता और बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। हेडेक, डिप्रेशन, इंडाइजेशन, मैक्चुरेशन, इस सब की प्रॉब्लम तो आती है, और ये इट मे लीड्स टू द हार्ट अटैक। तो यहाँ से ओवरकम होना बहुत जरूरी है और अपने आप को स्ट्रांग रखना। कोई बहुत सैड न्यूज आ जाए जिससे हम परेशान हो जाएं, आर्गुमेंट हो जाता है, जंक फूड भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत फुल वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम में अगर कुछ कहीं होता है, वो भी हमारे लिए अनईजी होता है। जैसे पहले बताया कि कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आ जाए, बिल आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड शुगर कंटेंट्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करना, लिकर बहुत ज्यादा लेना, ड्रिंक या कॉफी भी, रोज एक दो से ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉफी पीना, स्मोकिंग, और आज के जमाने में रेडिएशंस, मोबाइल के रेडिएशंस, या और भी कहीं भी हम रहते हैं तो रेडिएशंस, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मिसयूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जब मिसयूज होता है, बहुत ओवरडोज लेते हैं या नेसेसरली बहुत हर बात के लिए बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। क्योंकि अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो तनाव उतना ही कम आएगा। इसको इम्प्रूव करने के कुछ तरीके हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो उपयोगी तरीका है और वेल एक्सेप्टेड है, वो है कि हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, या जब भी समय हो, कंफर्टेबल टाइम, तो एक वॉकिंग बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करें, जिससे कि हमारा फिजिकल एक्सरसाइज से फिजिकली, मेडिटेशन से मेंटली हमें फिटनेस रखने में सहयोग करेगा। और जहाँ तक नेचुरल थेरापीज हैं, कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा हम जंक फूड कम से कम लेने की कोशिश करें, और हर्बल आइटम्स जो भी डायरेक्ट हर्ब्स की हैं वो ज्यादा लें, जो नेचुरल हैं, जिसमें केमिकल कम है। आजकल बहुत सारे पैकेज्ड फूड आते हैं, पैकेज फूड में ज्यादातर केमिकल होने के चांसेस होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो फ्रेश चीजें लें, फ्रूट्स फ्रेश लें, वेजिटेबल्स फ्रेश यूज करें। होम्योपैथिक मेडिसिन भी रिकमेंडेबल है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन कहीं ना कहीं बॉडी के ऑटो इम्यून सिस्टम को एनहेंस करता है, किसी भी चीज से फाइट करने के लिए, ना कि एडवर्स इफेक्ट देने के लिए। ये सारी चीजें हैं जो कि हम अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, नेचुरल थेरापीज, एंड इफ रिक्वायर्ड देन होम्योपैथिक मेडिसिन। बट होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा एक ट्रेन डॉक्टर्स के सहयोग से ही लेना चाहिए, उसके सलाह में ही लेना चाहिए किसी को भी। तो कांस्टेंट जो कॉजेज हैं, उसके स्टडी से पूरा ये निकल के आया कि एंगर एक बहुत बड़ा रीजन है, कि जब भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक रहता है, हमें गुस्सा बहुत आता है। तो एंगर के ऊपर कंट्रोल करना, कि हर छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा ना करें,
और गुस्सा वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर ब्लेम, जब भी आज के जमाने में हर कोई बहुत शॉर्टकट चलता है और ब्लेमिंग नेचर हो जाता है, तो इससे बचना चाहिए। ना तो किसी को ब्लेम करने से बचना चाहिए और ना ही खुद के ऊपर कोई ब्लेम आने देना चाहिए। अपना बिहेवियर ऐसे रखना चाहिए कि कोई ब्लेम ना कर सके। इससे हमें बचना है। फिर लो फीलिंग, कॉम्पिटिटिव एरा है, इसमें काफी सब कुछ मेंटेन करते हुए भी कई बार इन्फीरियरिटी या लो फीलिंग हो जाती है कि हम, क्योंकि ह्यूमन नेचर है हमेशा ग्रोथ के लिए, ह्यूमन नेचर हमेशा ग्रोथ चाहता है और होना भी चाहिए। हर एक चीज में एग्रेशन रहता है कि हम आगे से आगे बढ़ें, लाइफ में काफी अच्छी तरक्की करें, आज जहाँ पे हैं कल उससे आगे बढ़ें। और कहीं न किसी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो हमें लो फीलिंग होता है कि हम यहाँ पे पहुंच सकते थे, इस स्टेज पे हम ग्रो कर सकते थे बट नहीं कर पाए। तो वहां से लो फीलिंग या इंफीरियरिटी स्टार्ट होता है। बट कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत जल्दी समय आएगा। तो लो फीलिंग भी इसका एक बहुत बड़ा कॉज है। और एग्रेशन है ही है कि कूल रहना चाहिए, जहां तक हो अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छे सिचुएशन देखना चाहिए। क्योंकि स्टडी में ये देखा गया है कि अगर एक पर्सन को अकेले एक रूम में लाइट ऑफ करके छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर ये सारी परेशानियां आ जाती हैं। गुस्सा भी आता है, लो फीलिंग भी आता है, हर एक चीज आता है। बट वही पर्सन अगर सोशली रहे, समाज में रहे, अच्छी चीजों के बीच में रहे, उसके सामने अच्छी अच्छी चीजें दिखे, मीन ग्रीनरी रहे, पोल्यूशन कम रहे, तो वो अच्छा फील करता है और उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है। एक सिंपल सा है कि अगर एक दो पर्सन है, एक को ए बी, ए पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, बी पर्सन को कम पसंद करते हैं। तो अगर ए पर्सन से ज्यादा कम्युनिकेशन रखते हैं तो मेंटल स्ट्रेस, मेंटली हम काफी अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं। बट जिसे पसंद नहीं करते, अगर उससे बात होती है तो हम चाहते हैं कब वहां से बाहर हो और हमें अच्छा फील नहीं होता है। तो हमेशा फ्रेंड्स बहुत जरूरी हैं, इसलिए सोशल लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। उससे भी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है और स्ट्रेस लेवल कम रहता है, इससे होने के चांसेस कम होते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छा रोल देती है। ये प्रेजेंटेशन में शायद डिस्टर्ब हो गया, एक मिनट प्लीज। होम्योपैथिक मेडिसिन का इसमें बहुत ही अच्छा रोल मिलता है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन कंप्लीट बॉडी के लिए काम करती हैं। बॉडी प्लस वाइटल फोर्स में माइंड। तो होम्योपैथिक मेडिसिन, एक होम्योपैथिक फिजिशियन एक पेशेंट्स का कंप्लीट केयर करता है। तो इन सब सिचुएशन में जब भी स्ट्रेस हो किसी पेशेंट्स को, तो वहां पे होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंडेबल है अंडर ए होम्योपैथिक कंसल्टेंट, क्योंकि ये डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं करता है, ये एज ए होल उस डिजीज पर्सन का ट्रीटमेंट करता है और कंप्लीट कंट्रोल करता है मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली वेलबींग के लिए। तो फिजिकल कंप्लेंट्स, उसकी सेंसिटिविटी, पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स में बिहेवियर, हॉबीज, लाइफ हिस्ट्री, हिज लाइक एंड डिसलाइक्स, इन सब चीजों को होम्योपैथिक में ध्यान रखा जाता है पेशेंट्स का, जिसकी वजह से उसका कंप्लीट और एज ए टोटलिटी के ऊपर ट्रीटमेंट हो पाता है। क्योंकि अगर कोई सिंपल सा हेडेक किसी को हो रहा है तो वो कोई भी पेन किलर लेकर के अपने हेडेक को दूर कर लेता है, लेकिन जब वो होम्योपैथी की तरफ आएगा, क्योंकि उसको कंटिन्यूटी में हेडेक है, तो क्यों है, हो सकता है उसका रीजन स्ट्रेस हो,
स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्यून सिस्टम उसे स्ट्रांग करना पड़ेगा, उस चैलेंज से ओवरकम हो और अपनी लाइफ अच्छे से आगे रन कर पाए, हेल्दी रह करके। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, क्योंकि नॉर्मली ये कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडिविजुअल रीजन के ऊपर डिपेंड है। बट एज ए टोटलिटी कुछ मेडिसिन हैं जो मैं यहाँ पे उल्लेख करूंगा कि होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि इसमें कारगर होती हैं। जैसे जलसेनियम, जो कि बहुत ही सुटेबल है पेशेंट्स के लिए who have inability to fix attention and dullness of mental abilities, drowsy state में, heaviness of eyelids, पब्लिक मतलब सोशल लाइफ से दूर रहना चाहता है, फियर होती है, फियर ऑफ अपीयरिंग इन पब्लिक, स्टेज स्टेज फियर होता है जब भी उसको परफॉर्मेंस करना होता है, कहीं पे भी कहीं स्टेज पे जाना हो तो उससे पहले वो डरता है, ये एक सिम्टम है। डिप्रेशन और उसका लैक ऑफ एनर्जी। पोटेशियम ग्रुप की बहुत अच्छी मेडिसिन है कालदीफॉस, जिससे मेंटल फटीग, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, डलनेस, इवन ब्रेन mental breakdown and nervousness due to mental exhaustion। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, जो कि पेशेंट एकदम अधीर रहता है, पल पल में चेंज करता रहता है और हाईली सेंसिटिव होता है, रेस्टलेस रहता है, डिसीजन लेने में भी बहुत हेजिटेट करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आर्सेनिक, जो कि फर्स्ट लाइन, एक तरह से फर्स्ट रेमेडी दिमाग में आती है जब पेशेंट आता है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, ग्रेट एप्रीहेंशन, डायरिया ड्यू टू एप्रीहेंशन, फियर टू बी लेट, ये बहुत ही रेड लाइन सिम्टम अर्जेंटम नाइट्रिकम का, कि इम्पल्सिव रहता है। अगर एयरपोर्ट पे जाना है, 6 बजे की फ्लाइट है, 1 घंटे पहले पहुंचना है और जाने का रास्ता 1 घंटे है, तो 4 बजे ही निकलेगा वो, कि 5 बजे पहुंचना है, 1 घंटे जाने में लगेगा। बट पूरे टाइम इम्पल्सिव रहेगा और डरता रहेगा और बोलता रहेगा। लाइकोपोडियम लेवेटम, इंफीरियरिटी इसको बहुत होती है ऐसे पेशेंट्स को, शाई नेचर के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, कई बार लोननेस भी होता है, इरिटेबल होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है इनको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करना चाहते हैं, और लो सेल्फ स्टीम, फियर ऑफ अपीयरिंग इन पब्लिक, इसमें भी वो सिम्टम है कि अगर 20 लोग हैं तो उनके बीच में जाने से वो डरता है, अपने स्वास्थ्य को और कैरियर को लेकर के बहुत ही इनसिक्योर फील करता है। अगर लाइकोपोडियम का पेशेंट जो कुछ भी चाहता है उससे कोई एडवर्स बोले तो उसको एक्सेप्ट करने में बहुत ही मुश्किल होती है। सिंकोना ऑफिसिनालिस एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो होम्योपैथी का फर्स्ट मेडिसिन है, जिसकी वजह से डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी का इजाद किया था। और ये मेडिसिन भी बहुत काम की मेडिसिन है जब साथ में पेशेंट्स को फेवरिश फीलिंग होती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन फील करता है, चेस्ट में कंजेशन भी फील करता है, उसको कफ भी आता है अक्सर खाना खाने के बाद, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, और सांस लेते हुए अगर कुछ आवाजें आती हैं, ये भी एक रिकमेंडेबल मेडिसिन है। सिंकोना ऑफिसिनालिस, टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया, एलर्जिक राइनाइटिस, ये भी एक इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए काफी रिकमेंडेड मेडिसिन है। टाइनोस्पोरा आयुर्वेद में भी गिलोय नाम से काफी यूज होता है ये। इचिनीशिया,
खासकर इन्फेक्शन, क्योंकि जब भी इम्यून सिस्टम वीक होता है तो सबसे लोगों को जुकाम होता है, सर्दी खांसी फीवर ये सब चीजें होने लगती हैं। तो ये भी एक मेडिसिन है जो कि काफी उस समय यूजफुल हो सकती है। साथ में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो वहां भी ये प्रिवेंट कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये कुछ मेडिसिन हैं ये जो होम्योपैथिक की एक नॉर्मल मेडिसिन हैं जो कि बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं और स्ट्रांग रखती हैं, जिससे कि बॉडी का अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी चैलेंज आता है तो उसे ओवरकम हो सकते हैं और स्ट्रेस के चांसेस कम रहेंगे। क्योंकि हम डरते तभी हैं जब हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। अगर हम थोड़े स्ट्रांग हो जाएं तो हमारा डर थोड़ा कम हो जाएगा। तो डर डर को दूर रखने के लिए जरूरी है कि हमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये एक नॉर्मल है। वैसे ही बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम भी ज्यादा से ज्यादा हम स्ट्रांग रख सकें टू इग्नोर समथिंग, टू अडॉप्ट समथिंग। अडॉप्ट करना हमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड नेचुरल चीजें। इग्नोर करना है हमें एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल, जंक फूड, क्विट स्मोकिंग। क्योंकि ड्रिंक जो होता है अल्कोहल, ये एक छोटे लेवल पे रिकमेंडेबल भी होता है एज ए मेडिसिन, बट स्मोकिंग कभी रिकमेंडेबल नहीं है। ये सब चीजें कुछ चीजें हमें इग्नोर करके, क्रोध को दूर रख करके, मतलब लाइफ में कुछ चीजों को अडॉप्ट करें, कुछ चीजों को इग्नोर करके हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रहा। और हम चाहेंगे आप लोगों का इसके ऊपर कोई कमेंट्स, डॉक्टर साहनी। हाँ, थैंक यू डॉक्टर निशांत जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। आप पीपीटी को थोड़ा सा रिमूव कर लीजिए। रिमूव हो गया? नहीं, अभी है, ओ, स्टॉप नहीं हो रहा है क्यों? अभी गया नहीं। ओके 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 ओके। स्टॉप शेयरिंग करेंगे तो हो जाएगा। ओ, अभी तो देख लो स्टॉप शेयरिंग, ये अब हो गया। हाँ, अब हो गया। जी जी निशांत जी, स्ट्रेस, जी तनाव, जी मैं तो ये सोचता हूँ, कभी कभी मैं एक लेक्चर दे रहा था तो मैंने वहां पर ये बोला कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ही था। तो मैंने कहा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हम ये सोचते हैं कि सोच के करें कि हम स्ट्रेस नहीं करें, तो सोचना भी एक स्ट्रेस क्रिएट करता एकदम। है ना? सोचना भी एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। ये ये हम ये बड़ा सोचेंगे अच्छा। कि हमें स्ट्रेस ना हो, तो ये सोचना भी हाँ, तो नेचुरली एक वही है। हाँ, क्योंकि माइंड का जो दो काम होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जब दो जगह टकराव होगा तो होगा ही। हम सोच रहे हैं कि कुछ बोले, मन करता है कि नहीं बोले, तो जी डुअलिटी ऑफ द माइंड जो है सो स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण होता है। डुअलिटी। दो सवाल कुछ आए हुए हैं, उसका जी जवाब आप थोड़ा सा देंगे। एक तो एक तो थैंक यू का है, एक तो इचिनेसिया का पोटेंशियल या मदर टिंचर क्या चीज देना चाहिए? इचिनिशिया नॉर्मली मदर टिंचर में रिकमेंडेबल है जब तनाव के समय का है। बाकी जो हमने मेडिसिन बताई हैं ये मेडिसिन एज ए टोटलिटी हैं, लेकिन जब भी पेशेंट आता है तो उसके इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से ही मेडिसिन सेलेक्ट करना है। क्योंकि ये यूनिवर्सली तो नहीं बोल सकते कि हाँ इचिनिशिया या टाइनोस्पोरा हर किसी को दे दें, क्योंकि ये होम्योपैथिक में ऐसा होता नहीं है। हर एक पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइजेशन है। जब पेशेंट आएगा तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बिहेवियर, उसके सिचुएशन, उसके सफरिंग के हिसाब से ही वो मेडिसिन सेलेक्ट करना होगा। अगर इचिनेशिया सेलेक्ट होता है तो मेरे हिसाब से इचिनेशिया मदर टिंचर का डोज काफी कारगर होता है, क्योंकि इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी हैं। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो तो आप टाइप करें, है ना? हम लोग के पास में भी 10 मिनट, 9 मिनट है अभी हम लोग के पास में। आप लोग पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है। स्ट्रेस, तनाव, आप पूछ करके अपना तनाव को कम कीजिए। हम लोग एकदम। ये कहते हैं तनाव, तनाव जो है तो एक जीवन का बहुत बड़ा लाइफ स्टाइल का मैनेजमेंट, देखिए स्ट्रेस आजकल मैनेजमेंट देखिए हो। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे
आजकल वर्ल्ड में देखिए इतना वार चल रहा है। मैं देखता हूँ इसराइल का जो अभी चल रहा है, इतना छोटा सा कंट्री, बट वो इतना कैपेबल है कि उसको तनाव नहीं है। एक से लड़ा, फिर दूसरे से लड़ रहा है, तीसरे से लड़ रहा है, चौथे से भी लड़ने के लिए तैयार है। जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि शांति के लिए शक्ति जरूरी है। यस, तो एक बॉडी, डिटर्मिनेशन और विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट जी है। जी डिटर्मिनेशन और विल पावर। एक क्रोध के विषय में लोग कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो हम उसको सप्रेस करेंगे, अंदर ही अंदर दबेगा, और अगर दबेगा तो वह रोग पैदा करेगा। तो इसलिए स्ट्रेस, बहुत लोग धर्म ग्रंथों में कहा जाता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है, और वो एक्सप्रेस करने के लिए हमारे कॉग्निटिव प्रॉब्लम में हम लोगों का ये आता ही है ना। एक और सवाल आया है, ओसीडी में, ओसीडी के अवस्था में क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं ओसीडी के होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल है। क्या क्वेश्चन एक बार मैं देखता हूँ। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन का ये रोल जानना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें और डिटेल हमें बताइए। हाँ, और कुछ नहीं, बस क्वेश्चन इन्होंने इतना ही क्वेश्चन लिखा को थोड़ा इलेबोरेट करिए प्लीज। जी। क्वेश्चन को थोड़ा और इलेबोरेट करें रमन जी। रमन जी, रमन जी, आप इस क्वेश्चन को और आप क्या जानना चाहते हैं, तो ऐसा डिटेल्स कीजिए। मैं समझता हूँ कि ओसीडी जो है सो एक पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी माना जाता है, जी जी क्योंकि जो ओसीडी में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, जी जी, लेकिन हम लोग इस पर क्योंकि चर्चा इन्होंने इन्होंने ये कहा है कि जी, ओसीडी केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल रोल, हाँ है ना। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का तो रोल हर तरफ है, लेकिन इंडिविजुअलाइजेशन जो हम बोलते हैं बार बार, कि जब भी कोई पेशेंट है तो हर पेशेंट के हिसाब से ही मेडिसिन सेलेक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वही कहा कि हेडेक में अगर पैरासीटामोल ले लें तो हर किसी 90% पर्सन को असर कर लेगा, लेकिन होम्योपैथिक में तो ऐसा होता नहीं है। कंप्लीट इंडिविजुअलाइजेशन है। पेशेंट जब सामने है, उसका पूरा केस टेकिंग करने के बाद, थेराप्यूटिकल नहीं है ये, पूरा साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है, हेड टू नेल, और फिर एक जो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं वही मेन होम्योपैथी के प्रिंसिपल के हिसाब से चलेगा तो काम करेगा। बाकी एक इम्पोर्टेंट, मेडिसिन सबके लिए नहीं बताया सकता ना। जी टोटेलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। जी और जी होम्योपैथिक प्रिंसिपल में चाहे कुछ भी हो, अगर दवा की बात करी जाए, तो अगर हम कोई खास दवा का नाम लेते हैं तो ये वन साइडेड अप्रोच हो जाएगा, जी एलोपैथिक अप्रोच हो जाएगा। जी लेकिन जी। अगर हम लोग टोटेलिटी की बात को करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी मेडिसिन आपके मेडिकल से आ जा सकता है, क्योंकि आर्सेनिक से लेकर के कोई भी मेडिसिन आ सकता जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं सारी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव की गई हैं, है। बिल्कुल जबकि जितनी थेराप्यूटिकल मेडिसिन हैं वो क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड हैं डिजीज पर्सन के ऊपर। तो बिल्कुल। पूरा अप्रोच ही अलग है ना। जी जी। कि होम्योपैथिक में तो कभी ऐसी दवाई हो ही नहीं सकती कि हाँ आपको इनडाइजेशन है तो ये दवाई है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या कोई भी थेराप्यूटिकली ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। चलता है मार्केट में बहुत सारे हैं, बट उनका डिफरेंट अप्रोच है, क्योंकि वो प्रूविंग बेस सही नहीं, वो तो क्लिनिकल ट्रायल बेस है, और क्लिनिकल ट्रायल जब भी होता है तो डिजीज पर्सन के ऊपर हो जाता है। हाँ, एक सवाल आया है डॉक्टर ए.के. यादव का, जी। स्ट्रेस में सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट डिस्टर्ब हो एक्सपेक्ट होगा। नेचुरली न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जितने पैरालिसिस के केस होते हैं सबसे पहले उनका कोई ना कोई स्ट्रेस ही रहता है। तो बॉडी का नर्वस सिस्टम इसमें सबसे ज्यादा, अगर जो सवाल है उसका पहला जवाब यही है कि नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है, ब्लड का टेंशन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, साथ में ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ता है, मसल स्टिफ होते हैं। कई बार क्या होता है कि गुस्सा जब आता है तो बॉडी के मसल्स स्टिफ होती हैं कई बार। तो उस समय
मतलब जब स्टिफनेस होती है तो पता चलता है, उसका पेन होता है या बहुत सारी चीजें होती हैं। बट फर्स्ट लाइन में तो नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, बट उसके बाद बॉडी की हर एक चीजें इफेक्ट होती हैं। डाइजेशन इफेक्ट होता है, डाइजेशन एकदम स्लो हो जाता है, यूरिनेशन एकदम स्लो हो जाता है, मिक्सचरेशन, कॉन्स्टिपेट आदमी हो जाता है, हर एक चीज इफेक्ट होता है, बट फर्स्ट टाइम में नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। और एक सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हम लोग से रिलेटेड नहीं है, ये पूछ रहे थे वही डिजीज वाइज पूछ रहे हैं कि इनफर्टिलिटी केसेस, केस स्वीपिंग, सुसाइडल थॉट्स, एवर्सन, कंपनी म्यूजिक, डीप ब्रीफ, प्लीज एक्सप्लेन। ये इनका ये एक्सप्लेन। कहना है, मैं देख लिया क्वेश्चन, इनफर्टिलिटी केसेस, वीपिंग, सुसाइडल थॉट्स, एवर्जन ऑफ कंपनी म्यूजिक, डीप ग्रीफ, प्लीज, ये तो सब लो फीलिंग के ही हैं। जब भी लो फीलिंग होगा तो ये सारी चीजें होगी। इनफर्टिलिटी भी उसी का एक मतलब इनफर्टिलिटी का लैक ऑफ फर्टिलिटी, उसका एक साइन सिम्टम्स आता है तनाव के बाद। बट ये सारी चीजें लो फीलिंग की वजह से होती हैं। और इस ऐसा पेशेंट को आया तो नेचुरली उसका ट्रीटमेंट करने में एक होम्योपैथ फिजिशियन को काफी एंजॉय होता है कि वो उसको काफी अच्छा कर सकता है, जो कि जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ियां हैं, हर एक चीज जिंदगी में है, बट वो लो फीलिंग कर रहा है। और होम्योपैथिक दवाइयां वहाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, और डॉक्टर के ऊपर उसका विश्वास भी बढ़ता है, होम्योपैथी के ऊपर विश्वास भी बढ़ता है, और डॉक्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये काफी मतलब ये सब लो फीलिंग की वजह से ही होती हैं। रमन जी का दूसरा सवाल है, ड्यूरिंग लॉकडाउन मेनी डेथ हैपेंस, प्लीज, पेशेंट फियर एंजाइटी लेवल हाई, इसमें हाँ, डॉक्टर ने कहा कि वो एक सिक हो गया ये है।